देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। जी हां, अपनी तरह का यह खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, आपके रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की। कंज्यूमर यानी खरीदार, और अब बात आती है कंज्यूमर यानी खरीदार राइट्स क्या हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे मुल्क में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है। इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सचिन मिश्रा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाल ही में आई एक किताब कंज्यूमर राइट्स पर, और कमला नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर शीतल कपूर। आप दोनों मेहमानों का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत जो हम करें उसमें कंज्यूमर के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा मिश्रा जी से कि कंज्यूमर है क्या? कंज्यूमर को आप कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ खरीदता है वो कंज्यूमर है। कोई भी सर्विसेज लेता है, कोई भी मुहैया कराता है, अपने लिए सर्विसेज परचेज करता है, वो कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर नहीं है जो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है जिसकी कि रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करे, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर सिर्फ वही है जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहले जी। 2019 अगस्त 2019 में इसमें अमेंडमेंट आई, और इस अमेंडमेंट के तहत जो है इसमें ई कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको भी ऐड कर लिया गया है, शामिल करा आपसे गया। आता हूँ चूंकि डॉक्टर शीतल कपूर हमारे साथ हैं और कहा जाता है कंज्यूमर इज द किंग, लेकिन ये किंग शतरंज का बादशाह ना बने, ये शतरंज का घोड़ा बने, इसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझा जाए। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या है? जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे आपको मिश्रा जी ने भी बताया कि 1986 में ये आया था, और अब 2019 में जो है ये जो 1986 की जो खामियां रह गई थी वो दूर करने के लिए 2019 का नया जो कानून आया है, तो उसमें जो है उपभोक्ताओं के एक तो अधिकारों की बात की गई है, जिसमें 6 अधिकार उपभोक्ता के पास उपलब्ध हैं कि आप जो भी सामान बाज़ार से खरीदते हैं वह सुरक्षित होना चाहिए, और उसमें ही आपके पास अधिकार है सूचना का, फिर चुनाव करने का है, और उसके बाद में आप अपनी जो अगर गलत सामान मिला है तो आप दुकानदार के पास या जहां से भी आपको सामान आपने लिया है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, तो उसके पास शिकायत दर्ज कराने का आपके पास अधिकार है। और उसके बाद जो है कि अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। और आखिरी आपका अधिकार है शिक्षा का, कि आप खुद भी शिक्षित हों और औरों को भी शिक्षित करें। वकील साहब, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? नया आया, इसमें अमेंडमेंट्स हुए, अभी आपने बताया ई कंज्यूमर को भी इसमें शामिल किया गया, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अमेंडमेंट लाते हैं तो उसके पीछे मंशा होती है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें 2019 को जब हम लागू कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में भी कंजम्पशन पे एक वजन है कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, कंज्यूमर को बेटर किया जाए, तो इस लिहाज से इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लाने के? देखिए, मेन जो ऑब्जेक्टिव इसमें आया है, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो ये है कि कोई भी पहले अगर कंप्लेंट करता था तो वो सीधा उसको कंप्लेंट करनी पड़ती, डायरेक्ट केस फाइल करना पड़ता था या सीधा कोर्टों में जाना पड़ता था। अब उसके कुछ स्टेप्स बना दी गए हैं कि जैसे कि आपके
अगर कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है, कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले वो एक ग्रीवियंस सेल बना दिया गया है हर कंपनी का, कि आप उसमें कभी भी कोई, स्पेशली मैं ऑनलाइन कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेन अमेंडमेंट जो है वो ऑनलाइन कंज्यूमर्स के लिए ही आया है, कारणवश कि पिछले 10-12 सालों में कंज्यूमर्स ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं, परचेज करने वाले लोग घर बैठ के ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं। तो 2019 के एक्ट के हिसाब से जो पहले ग्रीवियंस सेल बना दिया गया है, एक मैकेनिज्म बना दिया गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर को कोई परेशानी होती है तो पहले वो ग्रीवियंस सेल में करेगा, अगर ग्रीवियंस सेल से नहीं होता तो वो कोर्ट का रुख इख्तियार करेगा, और कोर्ट का रुख इख्तियार करने में भी एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन होने लग गई है कि केस आपने फाइल किया या फाइल करने से पहले ही आप कोर्ट नोटिस भेज देती है और आपका एक मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन करा के उसको सेटल करवाती है। तो वो भी एक प्रावधान आया है, इसमें एक नई चीज आई है। उसके बाद जब केस अगर आप डाल देते हैं उसके बाद भी मीडिएशन करा के इसको सेटल कराने का सिस्टम आजकल आ गया है। तो 2019 के इस एक्ट आने के बाद काफी चीजें नई आई हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन कंसर्न्स थे कि कस्टमर्स को मुश्किल होती थी, वो स्पेसिफिकली एड्रेस किया, वो स्पेसिफिकली आ गए जी। अच्छा अच्छा। अदरवाइज जो है वो बेसिक उसकी जो सोल है वो वैसे की वही है, एडिशन इसमें है या अमेंड, मतलब इसलिए मैं इसको तफसील से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इसको, मुझे ऐसा लगा या मेरे नाजरीन को ये लगा कि ये लिमिट हो गया सिर्फ ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन के अलावा भी कुछ किया होगा इसमें। ऑनलाइन के अलावा जैसे कि कुछ जुरिस्डिक्शंस में जो पेक्यूनरी यानी कि अमाउंट की जुरिस्डिक्शन, उसका अमेंडमेंट हुआ है कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट फोरम थी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरीके की फोरम्स होती हैं। जो मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले केस जो है वो फाइल होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, उसकी अपील जो है जाती है स्टेट कंज्यूमर में, और स्टेट कंज्यूमर की फाइल अपील जाती है नेशनल कंज्यूमर में। पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो अमाउंट था कि कितने तक का केस फाइल कर सकते हैं वो 20 लाख था, उसको बढ़ा के जो जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ा के अब 1 करोड़ कर दिया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में है, ताकि कोई भी इंसान सीधा स्टेट कंज्यूमर में ना जाए। स्टेट कंज्यूमर में 1 करोड़ का बढ़ा के 10 करोड़ तक की केस उसमें फाइल कर सकते हैं, और नेशनल में 10 करोड़ रुपए से ऊपर तक के। तो ये एक सबसे मेन जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का आया कि कहां पर कितने तक का अमाउंट है। जो दूसरा आया जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल, यानी कि केस कहां फाइल किया जा सकता है। पहले था कि जहां पे कहीं पे भी कंपनी थी वहां पे आपको केस फाइल करना पड़ता था, जैसे कि कोई अगर दिल्ली में रहता है, कंपनी कैलकाटा, मद्रास, चेन्नई है, तो वहां जाके केस फाइल करना पड़ता था। हाँ, बहुत चालाकी से लिखा होता था कि सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंपनी और रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो जुरिस्डिक्शन ये है कि कंज्यूमर जहां पर रहता है वो अपने रेजिडेंस एड्रेस से भी केस फाइल कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर अमेंडमेंट में आया है जी। डॉक्टर शीतल कपूर, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाती भी हैं और आप एक नई पीढ़ी को तैयार भी करती हैं, नई जनरेशन को तैयार करती हैं। तो आपके लिहाज से अभी मिश्रा जी से जो बात हो रही है हमारी, इसमें एक नए चेंजेस आए हैं, अमाउंट को लेकर के आए हैं, कंजम्पशन को एक तरह से कंज्यूमर को एक तरजीह दी गई है। तो आपके हिसाब से कुछ चुनिंदा हक जो हैं, जो अभी आपने बताया, क्या इसके अलावा भी कोई और हक हैं? जी हाँ, उपभोक्ताओं के लिए इस जो नया कानून आ रहा है तो उसमें अभी रूल्स बन रहे हैं ई कॉमर्स को लेकर, और CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाने की बात की गई है। ये अथॉरिटी जो है उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी, जो कि अगर सियो मोटो एक्शन ले पाएगी कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, या कई बार क्या होता है कि जैसे 100 रुपये का आपको जो है आपका छल हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो आप जाना नहीं चाहते हैं उपभोक्ता फोरम में। तो ये देखेगी कि अगर बहुत सारे लोगों को जो है क्लास एक्शन सूट की बात की जा रही है कि अगर बहुत सारे उपभोक्ताओं को एक जैसा ही जो है फ्रॉड हुआ है, तो वो वहीं पर उसके ऊपर रोकथाम लगाएगी। इसके पास इतनी जो CCPA होगी उसके पास पावर्स होंगी कि नकली कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, कि हम देखते हैं एक पैरेलल मार्केट जो है वो नकली प्रोडक्ट्स की भी बिकती हैं, जो कि डुप्लीकेट होते हैं और उपभोक्ता कई बार जो है पहचान नहीं पाता है कि ये असली है या नकली है।
तो उस पर भी रोकथाम करने का इसके पास अपने आप पावर्स होंगी। उपभोक्ताओं के कोई भी राइट्स का हनन हो रहा है, जैसे मिलावट हम देखते हैं कि बहुत जो है त्योहारों के समय मिलावटी हाँ, सामान जिनके उतारा जाता है, adulterated जो तो food items जी हैं, हाँ, जी। तो उसके ऊपर भी वो अगर कोई भी शिकायत करता है तो उसको एकदम से वो चेक करेगी कि भाई ये दुकानदार या कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और वहीं पर रोकथाम की जाएगी। इवन जो ई कॉमर्स के जो साइट्स हैं, कई बार पाया जाता है कि ब्रांडेड सामान की जगह वहाँ पे भी डुप्लीकेट बिक रहा है, या वो रिफ़ंड देने में आनाकानी करते हैं, समय पर रिफ़ंड नहीं देते हैं, तो उसमें भी वो उसके पास हक होगा। और जैसे अभी बताया गया कि जुरिस्डिक्शन जो है, लिमिट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो है वो केसेस लेंगी, और उसके बाद जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है वो राज्य आयोग में जा सकते हैं, और जो है नेशनल कमीशन जो है वो 10 करोड़ से ऊपर के केसेस लेंगी। तो अपील भी जो है पार्टीज फाइल कर सकती है, दोनों पार्टीज को हक होगा। आप घर बैठकर ही ऑनलाइन भी अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको जाना नहीं पड़ेगा फोरम में जाके, जैसे पहले केस अपना जो है रजिस्टर कराना पड़ता था और फिर दूसरी पार्टी को समय दिया जाता है, वो तो दिया जाएगा, पर अगर 21 दिन में दूसरी पार्टी नहीं कोई भी जवाब देती है तो अपने आप ही मेरिट पे केस ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उपभोक्ताओं के हक में होने वाली हैं। और देखा जाए ये भी है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी जो है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ड्राई क्लीनर लिख देता है कि मैं जो है अगर कोई भी कपड़े में मेरे से गुम हो जाता है या रंग में फ़र्क आता है तो मैं 100 रुपये ही मेरी जिम्मेदारी होगी। तो ये एक तरह से ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी जो है वो रोकथाम की जाएगी। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की भी बात की जा रही है, जो कि पहले भी कानून में था, उसमें अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में सीसीपीए के पास भी सियो मोटो पावर्स होंगी कि ये अगर सेलिब्रिटीज़ जो हैं कई बार गुमराह करते हैं उपभोक्ताओं को, बहुत से बड़े नाम सितारे जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसमें सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी जो है उन्हें 1 साल से लेकर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। उसमें दंड के भी प्रावधान है, 10 लाख से 50 लाख की पेनल्टी और 2 साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही ये मील का पत्थर साबित होगा और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस पे। जी, हम फिर कानून के पहलू की तरफ आते हैं। सीसीपीए यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हाँ जी, ठीक है, पहले कंज्यूमर फोरम थे, तो क्या ये माना जाए कि वो कंज्यूमर फोरम उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, बनिस्बत के एक अथॉरिटी की ज़रूरत लगी? तो मेरा सवाल पूछने की मंशा ये है कि इसके पीछे मंशा क्या है? सीसीपीए जो हमने बनाया उसकी बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, या क्यों बनाया जाए? बेसिकली ये इसलिए बनाया गया, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है ना, जैसे मैडम ने भी अभी बताया कि जो ये एक्टर्स और ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो कि रॉन्ग उसको बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, या कोई कंपनी है वो उसको भाई इतने तक का अमाउंट का ही हम भुगतान करेंगे जो भी कंज्यूमर है। ये इसलिए बनाया गया सीसीपीए ताकि प्रॉपरली एक लार्ज स्केल में भी विदाउट ज्यूरिसडिक्शन भी इसको कवर किया जा सके, क्योंकि सीसीपीए जो है वो सियो मोटो, लेकिन यानी कि अपने आप भी एक एक्शन ले सकती है। जो मैडम ने बताया कि 10 लाख से पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर दोबारा उम्मीद है कि इस साल के एंड तक प्रॉपरली ये एक्टिव हो जाएगा 2020 के अंदर। 2020, हाँ जी। अच्छा। और इसमें एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है सीसीपीए में कि जो सुओ मोटो यानी कि अपने आप हाँ, जो जैसे एक्शन है हम वो कहते थे सबसे कि कोर्ट ने कॉग्निशन ले लिया। बिल्कुल। और इसका एक जो इफेक्टिव पार्ट है, जो लीगली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो अपील होगी वो सीधा नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाएगी, नेशनल कमीशन, या जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है। तो ये एक तरह से इसकी जो भी अपील होगी वो 30 दिन के अंदर सीधा नेशनल कंज्यूमर फोरम में ही जाएगी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में फिर नहीं जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर का टाइम दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो जाता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकती है, और जो जुर्माने का अमाउंट होगा उसका 50% उसको जमा भी कराना पड़ेगा, तभी वो उसको अपील को एडमिट किया जाएगा। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोविजंस हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ
फिर से एकेडमिक की दुनिया में कि किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर की एक बेसिक जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस, अहमियत रहती है। तो कंजम्पशन अगर बूस्ट होगा तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो उससे सीसीपीए को जब हम उसको लागू कर रहे हैं, जिस तरह से हम आईईपीएफए को भी लागू कर रहे हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, यहाँ हम कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इससे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर पाएंगे? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये उपभोक्ताओं के जो है हितों की रक्षा करने में, उनके अधिकारों को और उपभोक्ता सशक्तिकरण में बहुत ही ज़्यादा आगे काम आने वाला है। क्योंकि हम पाते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और कई बार जो है उपभोक्ता चुप रहते हैं। चाहे 1 रुपये ही उपभोक्ता जो है अगर अपना दूध ले रहा है और अगर उसे 1 रुपये भी ज़्यादा देना पड़ता है, पर ऐसा पाया जाता है कि जो दुकानदार है या जो बेचने वाला है वो 1-1 रुपये से भी लाखों रुपए कमा लेता है। एक स्टडी भी की गई है जिसमें पाया गया कि 1 रुपये अगर वो ले रहा था तो एक दिन में ही उसका मुनाफा जो था वो लगभग जो है वो 25 लाख हो गया। तो अगर वो पूरा मुंबई में दूध बांट रहे हैं, मुंबई ग्राहक पंचायत द्वारा ये स्टडी की गई थी, तो इस तरह से जो है, और वो टैक्स भी नहीं भरते हैं, तो सरकार की भी टैक्स की चोरी कर रहे हैं और इस दूसरी तरफ जो है उपभोक्ता को भी 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 1-1 रुपये के लिए कोई भी उपभोक्ता फोरम नहीं जाना चाहता है। तो इसमें जो सीसीपीए जो आएगी उसमें बहुत पावर्स होंगी कि वो इस तरह के रोकथाम कर पाएगी, अपने आप सीओ मोटो एक्शन लेगी। और मुझे लगता है कि इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट को भी जो टैक्स चोरी की जा रही है उसमें जो है वो नहीं की जाएगी, तो गवर्नमेंट का भी जो है टैक्स से जो आपको आमदनी होती है वो भी बढ़ेगी और उपभोक्ता को भी जो है फ़ायदा होगा। मिश्रा साहब, अक्सर ही कहा जाता है लॉ अबाइडिंग पर्सन इज़ ए प्रोग्रेसिव पर्सन, और जब हम सीसीपीए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करते हैं जो कि अब 2020 में अपनी एक शक्ल अख्तियार करेगा, तो आपको लगता है कि इससे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हमारी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी पे भी कोई असर पड़ेगा और हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे भी कोई स्थिति बेहतर होगी? इस पर आपका क्या कमेंट? देखिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो जितनी भी पहले कंपनीज या कोई भी लोग थे वो दूसरे तरीके से काम करते थे। अब कंज्यूमर के राइट्स अगर कंज्यूमर को मिलेंगे और जो ड्यूटीज़ कंपनीज की होंगी उनको पूरी करनी पड़ेंगी, तो और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आज मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मेरे साथ गलत नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली लोग विश्वास से अगर चीज़ लेंगे तो इकॉनमी बढ़ेगी। सेल अगर बढ़ेगी तो इकॉनमी बढ़ेगी। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे एडिशन चाहूँगा कि चूँकि अब इकोनॉमी को बेहतर करने की बात हो रही है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 2030 तक हमारी कोशिश है कि हम आगे 3rd में चले जाएं, यानी कि यूएस और चाइना के बाद। तो आपके हिसाब से, चूँकि आपने बरसों साल दर साल बच्चों को पढ़ाया है, रिसर्च की है, मार्केटिंग में की, एडवर्टाइजमेंट में की, कंज्यूमरिज्म में की, तो आपका क्या टेक है कि आगे क्या होना चाहिए कंज्यूमर को लेकर के, और एक्ट में और क्या चेंजेस और बेहतर होने चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं एक कोट करना चाहूँगी कि 1962 में जब जॉन एफ कैनेडी ने अपना बिल ऑफ राइट्स जो बनाया था और अपना एजेंडा जो है उसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों पे ही जो है पूरा अमेरिकन इलेक्शन जीता था। तो उसमें उन्होंने 4 अधिकारों की बात की थी, और ये जिसमें कि सुरक्षित जो है सामान मिलना चाहिए और आपको जो है सारी सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए, आपका अधिकार है कि आप शिकायत करें और आपको क्षतिपूर्ति भी मिलनी चाहिए। तो यही बात जो है उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे तब से सारे ही पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो ये जो अगर हम बात करें कि अगर किसी को भी सामान जो है वो गुणवत्ता वाला नहीं मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, तो इकोनॉमी जो है, जैसे अगर आप कोई दवा खरीद रहे हैं और वो दवा नकली है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इलाज जो है गलत हो रहा है। तो बहुत सारे जो है प्रक्रिया जो है वो एक साथ जुड़ी हुई है, और अगर उपभोक्ताओं के अधिकार
उनको नहीं मिलते हैं तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये माना गया है कि अगर कोई भी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो उसके पास जो है उपभोक्ताओं के अधिकार उसको देने होंगे, और उपभोक्ताओं की जागरूकता और उनके सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कानून जो है वो होना चाहिए। और मैं ये जो है उपभोक्ता संरक्षण जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया आया है, वो मुझे लगता है कि एक तरह से वो सारी चीज़ें उसमें हैं कि CCPA है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात की जा रही है, क्लास एक्शन सूट की बात की जा रही है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे बात हुई है, कंज्यूमर जो कमीशंस बनाई गई हैं उनका दायरा बढ़ा दिया गया है। आप घर में बैठकर, अभी क्या है कि अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, तो क्या होता है कि जब पेंडिंग केसेस हैं तो आपकी बारी देर से आती है, पर अब जो है कि क्विक रिड्रेसल मिलेगा, और जो है बेंच की भी बड़े बनाने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें लगी हुई है। जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। तो ये जब गवर्नमेंट द्वारा एक तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है कंज्यूमर्स की भी जो है, जैसे हम स्कूलों में कॉलेजेस में कंज्यूमर क्लब्स बनाए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से मुहिम चलाई जा रही है उपभोक्ताओं को जगाने की। और अगर सभी पार्टीज एक साथ काम करेंगी तो उपभोक्ताओं के जो है वेलफेयर में ही बहुत जो है तरक्की होगी। तो एडवोकेसी से चलते हैं फिर से कानून के पहलू पे और बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रा साहब, इसमें अगर कंप्लेंट उसको दर्ज करानी है, उसका क्या तौर तरीका है, थोड़ा तफसील से उसको बता दीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली में अगर हम बात करें, अगर आज हम पर्टिकुलरली मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, दिल्ली में 10 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन लगती है, वहाँ पे वो केस फाइल कर सकता है। डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं, उसका एक फॉर्म होता है, खुद भी जाके और थ्रू लॉयर किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका किस तरीके का, कोई छोटा सामान होता है तो लोग खुद ही कर लेते हैं, एडवोकेट हायर नहीं करते। अगर कोई थोड़ा सा उसका बड़ा प्रॉब्लम है तो वो थ्रू लॉयर कर सकता है। उसके बाद एक जो केस फाइल करने के लिए कोर्ट फीस का जो मेन बताया गया है कि 1 लाख रुपए तक की 100 रुपये, 2 लाख रुपए तक 200, सो ऑन, इतने 100 रुपये करके कोर्ट फीस लगाई जाती है। अगर आप लो कैटेगरी से हैं, आप नहीं खर्च सकते, तो 1 लाख रुपए तक उनको कोई उनको कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ती। आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के बाद दूसरे पार्टी जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको नोटिस जाता है। नोटिस आने के बाद सबसे पहले कोर्ट आजकल ये कहती है कि आप एक बार मीडिएशन में, यानी कि मध्यस्थता में जाके इसको मैटर को रेफर कर देते हैं, और बैठ के अगर सेटल होता है तो आप इसको सेटल कर लीजिए। वो मैटर अगर सेटल हो जाता है तो बहुत बढ़िया, जो कि आजकल लोग कर लेते हैं कि चलिए कौन लिटिगेशन में इतना पड़ेगा। अगर नहीं सेटल होता है तो फिर प्रॉपर अपना जो चैनल, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, पूरा ट्रायल फिर चलता है। हाँ, हमारी सरकार ने भी विवाद से विश्वास तक एक स्कीम लाए है, ताकि जो टैक्स में पैसा डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, इट शुड बी बैक इनटू द चैनल ऑफ इकोनॉमी। तो मैं डॉक्टर शीतल कपूर से पूछता हूँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि उपभोक्ता जो हैं वो चुप ना बैठे। अगर आपका छोटा सा भी अमाउंट है तो उसमें भी आवाज़ ज़रूर उठाएं, और जो है गर्व से कहें कि आप उपभोक्ता हैं, आपके पास अधिकार हैं। और जो है उपभोक्ताओं की जो अगर कहीं भी ठगी हो रही है तो आपके पास कानून उपलब्ध है, तो ज़रूर अपने जो है और जो भी आप कंपनी के साथ या कोई भी अगर ठगी होती है तो कभी भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करें, बल्कि जो है आप उनसे लिखित में ईमेल भी जो है वो आप कर सकते हैं घर पर बैठकर। वो भी एक डॉक्यूमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो आपका पास हक है, आपके पास अधिकार है, और उनका जो है ज़रूर इस्तेमाल करिए। डॉक्टर साहब, आपके बाद में आपसे वकील साहब से पूछता हूँ कि आपने पूरी कंज्यूमर मुहिम को देखा है, एक्ट को भी देखा है, लीगल दृष्टि से भी, एज ए सिटीजन की दृष्टि से भी,
और इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी है। आपके सामने एक रोड मैप भी है कि CCPA अब 2020 में, जैसा आपने बताया, ये अब अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद है। तो ओवरऑल इन सब को लेके आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है? मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि एक्ट और जितने भी कानून की चीज़ें हैं ये तो सब अपनी जगह पे हैं ही, लेकिन मैं सरकार से और लोगों से भी गुजारिश करूंगा, सरकार से सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट जो है वो इस कंज्यूमर की एजुकेशन को प्रमोट करे। जैसे आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये कंज्यूमर के राइट्स हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना चाहिए कि कंज्यूमर को एक नॉलेज दी जाए कि ये सब आपके अधिकार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली देखिए, सोशल मीडिया आज की डेट में बड़ा स्ट्रांग है। रिसेंटली एक एक्टर है, राहुल पता नहीं ऐसी कुछ नाम था, वो एक 5 स्टार होटल में मुंबई में थे, तो उनको एक बनाना के लिए 300 या 400 रुपए चार्ज करा गया। तो सडनली उन्होंने एक ट्वीट करा, उस ट्वीट को इतना वायरल हो गया कि वो होटल को राइटिंग में माफी मांगनी पड़ी। तो सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये कुछ देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू ही नॉलेज दी जा सकती है। प्लस हमारे यहाँ पे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, अगर हम लॉ की इसकी बात करें, कोर्ट्स की, वो भी काफ़ी कॉलेजेस में, स्कूल्स में और जगह जगह पे जाके प्रोग्राम्स करती है और नॉलेज फैला रहे हैं कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। तो अधिकारों को जानना, अधिकारों के इस्तेमाल करने से पहले उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो नाजरीन, हमारी कोशिश है कि हम हर उस पहलू से आपको वाकिफ़ कराएं जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय, अपने सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं ddurduspecials@gmail.com। और अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ध्यान रखते हैं हर घड़ी में